हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये है हमारा दूसरा दिन जिसमें हम लोग फिजिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो सुरेश्वर सर ने पढ़ा रखा है फिजिक्स महा मैराथन क्लास के नाम से, वो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरी फिजिक्स पढ़ाई जा चुकी है और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो यकीन मानिए आप इसको पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करिए, आपका फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पर वो सारा क्लास ले लीजिए और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एक बार मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं फटाफट रिवीजन कर दूँ। यदि आप वहाँ पढ़े रहोगे तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें हमने कल आपको मैंने पढ़ाया था मेजरमेंट, साथ ही साथ तरंगे, जिसमें ध्वनि तरंग और सारी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों मैंने बताया था जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, दैर्घ्य तरंग, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल, द से दिशा में, मतलब ये जिस दिशा में आपकी तरंग जा रही है उसी दिशा में कण भी यदि वो करते हैं मूव, उसी समानांतर उसके रहते हैं, ठीक है, उसी दिशा में, ऐसे आप समझ सकते हो। तो अनुदैर्घ्य तरंग है। जैसे जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। अब आप बताओ ध्वनि को चलने के लिए या अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, मतलब जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है, ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी होती है, ये आपकी जो ध्वनि तरंग है ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग है ये गैसों में नहीं चल सकती है, गैसियस माध्यम में ये नहीं चल सकती। इसके बाद प्रकाश के बारे में बात हुई थी, मतलब सूर्य का प्रकाश जो कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, आप एक बार पढ़ लेंगे। साथ ही मैं ये इसका जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा नित्य एग्जाम पॉइंटर के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके इसको कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार दो बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सारा चीज़ आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो आपको 1992 से लेकर 2019 तक साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आपको 3-3 साल करके आपको डेली पढ़ते रहना है। मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। और यदि आप यहाँ पे चूके होगे 2-2.5 महीने, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो समझ लो आप 6-7 साल पीछे जाओगे, ठीक है। तो इसलिए 2-3 महीने, जो भी 2 महीने आपके बचे हैं, करो या मरो के रूप में खूब ज़्यादा मेहनत कर डाली, इतना ज़्यादा मेहनत कर डालिए कि फिर आपसे थोड़ी सी भी चूक ना रह जाए, ठीक है। तो आप वो सारी क्लासेस भी देखिए, यहाँ पे साइंस एनालिसिस करिए, मैं यहाँ पे एसपीडी का साइंस एनालिसिस कराता हूँ। तो आप यहाँ भी देखें, आपका ये बार बार, मेरा जो उद्देश्य है बार बार रिवीजन करवाना है, ठीक है। आपकी सामने से बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना आप अधिक करोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही अच्छा आप एग्जामिनेशन हॉल में जो एक प्रेशर होता है उससे आप जीत पाओगे, ठीक है। प्रेशर पर विजय आप तभी प्राप्त कर पाओगे जितना अधिक प्रैक्टिस किए रहोगे। तो यहाँ पे आज हम लोग लाइट पे बात करने वाले। लाइट से संबंधित दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे इंद्रधनुष बनना, फिर हीरे का चमकना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके बारे में। इसके बाद लेंस के बारे में, दूरदृष्टि दोष मतलब चश्मा वगैरह के बारे में, फिर प्रतिबिंब वगैरह के बारे में, ये सब प्रकाश में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्रकाश के साथ साथ हम लोग आज उष्मा के बारे में भी चर्चा करेंगे, मतलब प्रकाश और उष्मा आपका ये 2 टॉपिक होगा। उसके बाद चुंबकत्व और ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी नेक्स्ट टॉपिक में। तो 2-3 टॉपिक आपका ये चलेगा 2-3 दिन, मतलब कल तक चलेगा। उसके बाद मैं 11, 12, 13 ये आपका जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश आप लोग फैमिलियर हो, यहाँ पे डिफिनीशन तो पूछा नहीं जाता है। तो प्रकाश से आप पूरा एकदम उसी कारण हम लोग देख पाते हैं, आप जानते हो, ठीक है। अब जो चीज़ें स्वयं प्रकाशित होती है, जिनकी खुद की ऊर्जा होती है, उनको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। इसको किससे मापा जाता है, लक्स से मापा जाता है, लक्स इसका मात्रक क्या होता है, प्रदीप्ति का लक्स होता है, ठीक है। अब जो प्रकाश विकिरण जो होता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये तरंग के रूप में भी होता है और ये कण की भी प्रकृति दिखाती है, मतलब द्वैध प्रकृति दिखाती है। तो आपसे बोला जाए प्रकाश विकिरण कैसी प्रकृति दिखाती है, तो द्वैध प्रकृति दिखाती, तरंग और कण के रूप में दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। तरंग आप जानते हो, तरंग आप
उसके कण नहीं होते, लेकिन धूल मिट्टी के क्या कण। तो ये प्रकाश जो है ऐसे ही है, मतलब कण वाली प्रकृति दिखाती है और ये तरंग वाली भी प्रकृति दिखाती है। अब ये इसके अंदर डीप में आपको नहीं जाना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब प्रकाश तरंग कैसी होती है, आपको बताया ध्वनि तरंग तो अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन ये कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग। अब आप बताओ हमें प्रकाश तरंग कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले मापी थी रोमर ने, किसने, रोमर ने, और उसके बाद न्यूटन ने दिया था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। सबसे ज़्यादा चाल इसी की होती है, ठीक है। और जो सूर्य की किरणें हैं ना, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं, 8 मिनट 20 सेकंड में। इसको बोल सकते हैं 500 सेकंड लगता है इनको पहुंचने में, और चंद्रमा से प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। ये चीज़ आप जानते रहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको न्यूटन ने तो दिया कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन सबसे पहले इसको खोजा था रोमर ने, ठीक है। चाल मापन जो किया था सर्वप्रथम वो रोमर ने किया था, और उन्होंने देखा कि जो प्रकाश का चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। मतलब प्रकाश की चाल ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे सघन, ये आपके घनत्व पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कांच लगा दो, चश्मे से आ रही है, एक पानी से आ रही है, और एक ऐसे नॉर्मली। तो आप बताओ जो चश्मे से आएगा उसका प्रकाश कुछ डिफरेंट टाइप का, उसकी चाल कुछ अलग रहेगी, कुछ रुक के आएगा, पानी वाला कुछ और होगा, और नॉर्मली कुछ और होगा, ठीक है। जैसे सूर्य को हम लोग देखते हैं ऐसे नग्न आँखों से, तो कुछ उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, यदि हम चश्मा लगा के देखते हैं उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से, या किसी मान लीजिए कोई ऐसे अपारदर्शी मान लीजिए प्लास्टिक जिससे थोड़ा बहुत दिख सकता है उससे अलग। तो ये जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, और जो चाल इनका डिफाइन करता है परिवर्तित, मतलब इसकी तरंगदैर्घ्य प्रभावित होती, परिवर्तित होती है इसकी चाल, लेकिन जो इसका तीव्रता आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों के बारे में भी यही चीज़ लागू होती है। प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। मतलब नग्न आँखों से देखें, निर्वात जहाँ होगा वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक। तो ध्वनि वाले में क्या था कि ठोसों में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, लेकिन प्रकाश के लिए जस्ट उल्टा है, ये गैसों में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। गैस कहने का मतलब है निर्वात, ठीक है, निर्वात, ओके। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे प्रकाश के बारे में। उसके बाद आइए देखते हैं प्रकाश से संबंधित हम लोग कुछ बीमारियां हैं जैसे दृष्टि दोष होते हैं, उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष क्या होते हैं। तो दृष्टि दोष ये आंखों से संबंधित बीमारी होती है। क्या कभी कभी देखते होंगे आपकी कुछ लोगों को पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, कुछ लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, कुछ लोगों को दोनों नहीं दिखती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जिनको पास की नहीं दिखती है उनको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। नाम से पता है लेकिन उनको पास वाली नहीं दिखती है, उल्टा जस्ट होता है, ठीक है। जिसको पास की नहीं दिखी उसको दूर दृष्टि दोष, और जिसको दूर की नहीं दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही उसको निकट दृष्टि दोष होता है। अब आप देखो, जिसको दूर की नहीं दिख रही, कोई चीज़ दूर से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो छोटी होगी, छोटा है इसको बड़ा करके देखना है, इसका मतलब पास आओ। मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा, आओ आओ, आप बुलाते ना पास आओ, मेरे पास आओ, तो पास मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए, आओ मतलब अवतल लेंस यूज होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस समझ गए आपकी दूर वाली चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए जो दूर वाली चीज़ है इसको बड़ा करने के लिए अवतल लेंस यूज होता है। इसका मतलब जो अवतल लेंस है वो किसी भी जो प्रतिबिंब है उसको आवर्धित करती है। आवर्धित करने का मतलब है कि बड़ा बनाती है, ठीक है। तो कभी भी बड़ा हमें बनाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। बस एक चीज़ से पकड़ेंगे, बाकी दूसरे वाले को हम अंडरस्टूड समझ लेंगे, ठीक है। दोनों को नहीं पढ़ेंगे, एक चीज़ को पढ़ेंगे, दूसरे को समझ लेंगे। पास आओ का मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज होता है, और जस्ट उल्टा होता है पास आओ। पास का मतलब निकट का मतलब हुआ कि दूर वाली वस्तु नहीं दिख रही, निकट वाली दिख रही है। अब अक्सर आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो आप समझ गए, निकट मतलब पास, पास मतलब आओ, पास आओ मतलब अवतल लेंस यूज किया जाता है। तो इसको कॉनकेव लेंस ये भी पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी इंग्लिश में रेलवे में दे देता है कॉनकेव। जैसे आप देखो केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है ना, गुफा ऐसे ही तो होता है, यही तो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का मतलब जो अंदर से आओ मतलब झुका हुआ हो, ऊपर किनारे मोटा हो, किनारे अंदर बीच में झुका हुआ हो पतला और किनारों पर मोटा हो। और ये क्या है, ये ऐसे आपका ये क्या है, उत्तल लेंस होता है, मतलब किनारों पे पतला और बीच में मोटा। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो अवतल लेंस उत्तल लेंस ये क्या होता है।
तो केव जैसे गुफा होती है उसमें जगह होता है ना अंदर, ऐसे जाते हो आप, तो यही बस कॉनकेव, इसका नाम क्या है, जो अवतल लेंस होता है इसका नाम कॉनकेव होता है। एक तो ये भी पूछा जाता है। दूसरा ये कभी कभी मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया करके दे देता है। हाइपर मतलब आप समझते हो ना, हाइपर हो गया, कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उग्र हो जाता है, तो हाइपर मतलब आप समझा दूर, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे हाइपर टेंशन होता है ना, रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, हाई बीपी को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही एक चीज़ से पकड़ो, हाइपर टेंशन मतलब उच्च रक्तचाप होता है, तो दूसरा वाला अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। इसके अलावा जिनको न पास की भी दिखती ना दूर की, उनको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और ऐसे लोगों को द्विफोक्सी लेंस लगाना पड़ता है, मतलब दूर वाली वस्तु को देखने के लिए इनको अवतल लेंस यूज करना पड़ता है। भाई दूर कोई चीज़ है तो छोटी छोटी दिखेगी, छोटी दिख रही है इसलिए हमको नहीं दिख पा रहा है, उसे हमें बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए अवतल लेंस। तो दूर वाली वस्तु को अवतल लेंस, और निकट वाले को देखने के लिए, निकट मतलब कोई चीज़ बड़ा बन रहा है उसको छोटा करने के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। मतलब इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं क्यों बता रहा हूँ मायोपिया, कभी कभी ये पूछ लेता मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा, तो आप तो मायोपिया का पता नहीं है आपको, लेकिन दूर वाले का आप जानते हो, हाइपर मेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया जाहिर सी बात है, यदि ये हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष हो गया तो जाहिर सी बात है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष का नाम होगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए निकट का मतलब हुआ कि निकट वाली दिख रही है, दूर वाली नहीं दिख रही। दूर वाली कोई चीज़ दूर है वो छोटा दिखता है ना, दूर कोई चीज़ है वो छोटा दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इसको बड़ा करके देखना। बड़ा करने का मतलब अवतल लेंस यूज करेंगे। इसका मतलब अवतल लेंस किसी भी चीज़ को बड़ा करने के काम आता है, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब वो करने के लिए बड़ा प्रतिबिंब इसका बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद जरा दृष्टि दोष आपको बताया, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो इसके ऊपर वाला, अब बताओ आपको ये दूर की कोई चीज़ देखना तो आप ऐसे आँख ऊपर करते हो कि नहीं, और पास की देखना तो ऐसे आँख आप झुका लेते हो। इसका मतलब जब आप आँख ऊपर करते हो इसका मतलब दूर वाला देखना है, इसलिए अवतल लेंस ऊपर लगता है, और नीचे वाला लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, जो आपस में जुड़ा होता है। इसके बाद एक और रोग होता है जिसको अबिंदुकता कहते हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में ये अंतर नहीं कर पाते हैं, इनके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि एस्टिग्मैटिज्म ये जो है आपका कौन सी बीमारी होती है, तो ये आँखों की बीमारी होती है, ठीक है, जिसको अबिंदुकता बोलते हैं, आँखों की बीमारी होती है, और ऐसे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये 4 दोष आपके आँखों से संबंधित बीमारी है। इसके बाद लेंस की क्षमता, ये जो लेंस होते हैं इसकी क्षमता होती है, इसकी क्षमता का डायोप्टर में मापते हैं, आपको बताया जा चुका है। धूप की जो चश्मे होते हैं उनकी जो क्षमता होती है लेंस की वो 0 होती है, मतलब इसमें कोई इसका जो है लेंस इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो धूप के चश्मे होते हैं इसकी क्षमता क्या होती है, 0 होती है। जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बस इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें जानना है। अब जब आप लेंस के बारे में जान लिए तो सेम ऐसे दर्पण, अच्छा लेंस और दर्पण में, लेंस आपने देखा होगा ऐसे ओपनली एकदम पूरा खुला जैसे चश्मा है, आर पार दिखता है, लेकिन जो दर्पण होता है पीछे से ऐसे क्या किया जाता है, काले पोता जाता है ना। जैसे आप समतल दर्पण देखते हो तो पीछे क्या होता है, पीछे इसमें कलाई की रहती है, ठीक है, या पीछे कुछ लगाया रहता है कपड़े, वो लकड़ी का या प्लास्टिक का, तभी तो दिखता है, तो वो समतल दर्पण होता है। तो दर्पण और लेंस में यही अंतर, दर्पण में क्या होता है पीछे से कालिक कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो दर्पण के बारे में बात करें, ये लेंस हो गया, उत्तल दर्पण भी ऐसे ही होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आप समझ गए होंगे। अब कॉनकेव मतलब समझ गए ना, कॉनकेव मतलब जैसे गुफा होती है अंदर से झुका हुआ, ऐसे अवतल, अवतल जैसे मतलब झुका हुआ। तो बस आप यहीं से एक चीज़ को पकड़ो, कॉन्वेक्स अपने आप समझ जाओगे, एक को पकड़ो दूसरा आपको अंडरस्टूड रहेगा। तो अब जाहिर सी बात है ये कोई चीज़ बड़ा करता है ना, बड़ा करता है वो अवतल लेंस यूज होता है। अब अवतल से पास आओ मतलब दूर की चीज़ को बड़ा करके देखना, बड़ा करने का मतलब आओ मतलब अवतल लेंस। अब आप समझ जाओ कैसे कैसे, देखिए जैसे जब कोई गाड़ी की हेडलाइट होती है तो छोटा सा शीशा होता है, छोटा सा बल्ब होता है, लेकिन फोकस क्या होता है पूरे रास्ते में होता है। ये फैलाया कि नहीं, बड़ा किया कि नहीं, इसका मतलब कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो गाड़ियों की हेडलाइट में ये अवतल दर्पण ही यूज किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट वगैरह छोटा सा लाइट होता है ना,
ये बैटरी वाला यहाँ से फोकस पूरा मारता है ऐसे, तो ये भी क्या हो गया, बड़ा कर रहा है ना, छोटा सा बल्ब लेकिन फैला रहा है बड़ा सा, इसका मतलब ये भी अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाले जो शीशा होता है या जिसको हजामत बोलते हैं, दाढ़ी बाल बनाने वाले, ये भी क्या होते हैं, जैसे बाल हैं वो छोटा छोटा दिखाएगा तो कैसे काटेगा, वो बड़ा बड़ा दिखाना चाहिए, तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसके अलावा जो कान गला नाक का जो जांच करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कान और ये सब छोटा छोटा होता है, उसको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना। या कभी कभी आप देखते हो कि एस्ट्रोलॉजर का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, हाथ देखते हैं, रेखा हाथ की जो रेखा देखते हैं तो वो भी करते हैं ना, बड़ा बड़ा उनको दिखे, तो ये अवतल दर्पण ही बड़ा करने का मतलब अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो गाड़ी लगी होती है, जो कार होता है, कार के बगल में जो शीशा लगा होता है, ये कैसा होता है? तो आप बताओ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक और कार, ये छोटे से इतने शीशे में दिख रहे हैं, तो बड़े को छोटा बना रहा है, बड़े को छोटा बना रहा है, इसका मतलब कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो साइड वाले जो कार होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो एक चीज़ यदि आप पकड़ ली कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस जो क्या होता है, वो किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। तो यदि बड़ी बड़ी कार को और गाड़ियों को छोटा कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, जस्ट उल्टा। इसके अलावा आप देखते होंगे जहाँ ये ड्राइवर बैठे होते हैं आगे, यहाँ पे टैक्सी वैक्सी वाले लगाए रहते हैं, शीशा लगाए रहते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं पीछे वाली सवारी को बैठ के, तो वो भी क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों को यहाँ छोटे शीशे में दिखाता है। इसका मतलब ये भी कैसा होता है, ये भी ये भी क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समतल दर्पण की बात करें, जो हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं ना, शीशा जो देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, यदि मान लीजिए आप 6 फीट के हो, आपको पूरा पूरा देखना है अपने आप को इसमें पूरा पूरा, तो कम से कम ये 3 फीट का होना चाहिए, मतलब अपनी आधी कम से कम इसको होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 1.5-2 मीटर का है तो ये शीशा कितने मीटर का होना चाहिए, उसको 1 मीटर का तो कम से कम होना चाहिए, तभी वो कम्प्लीटली पूरा देख पाएगा। यदि समतल दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, जो दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि किसी 2 दर्पण को हम लोग ऐसे सामने रख दे, 2 शीशा को, आप देखते हैं किसी शीशे वाले घर में जाते हैं, खड़े हो जाएं तो ढेर सारे लोग दिखते हैं ना, आपका ही प्रतिबिंब कई बार बनता है। तो ये डिपेंड करता है किस एंगल पे 2 शीशा रखा हुआ है। ये 2 शीशे को हम 60 डिग्री कोण पे रख दें तो आपको 360 होता है, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। 360 को ये जो जिस कोण पे रखे हैं उससे भाग कर दो, 60 से भाग कर दो, 6 36, 6 आ गया और 1 घटा दो, इसका मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब। यह 2 दर्पण को 90 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे रख दो तो कितना बनेगा? 360/90, 9 चौक 36 ना, 4 बार, और 4 में से 1 घटा के आपका कितना हो जाएगा? 3 प्रतिबिंब बनेगा। यदि आप किसी प्रतिबिंब को 2 दर्पण को समानांतर रख दो, समतल दर्पण को, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो 360। समतल में कितना एंगल बनता है? तो 0 का एंगल बनता है। किसी भी चीज़ में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अनंत होता है या अपरिभाषित, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ये समानांतर रख दोगे, ठीक है। तो ये यदि आपसे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आ जाए तो 360 में से जो कोण बना रहा है, मान लीजिए 30 का कोण बनाता है, 360 को आप क्या कर दोगे? 360 को आप 30 से भाग कर दोगे तो देखो कट गया 12 बार में, और 1 घटा दोगे तो कितना? 11 प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं जो ये दर्पण और लेंस है ना, इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है कैसा होता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, फोकस केंद्र हो, अनंत पे रखा हो, ऐसा हो, वस्तु वहाँ हो, वक्रता के फोकस के बीच में रखा, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं जानना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको एक आइडिया बताऊँगा, ठीक है। तो आप जान गए कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल, ये बड़ा करता है प्रतिबिंब को, तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण की हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है, जो शीशा होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। इस दर्पण की यदि हम लोग बात करें अवतल में, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो वस्तु से क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बड़ा होगा। अब जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न है कि किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा, आभासी और सीधा। देखो कोई चीज़ आभासी मतलब होता है काल्पनिक, यदि वो काल्पनिक है तो वो क्या होगा? सीधा होगा। दोनों गड़बड़ नहीं होगा कि काल्पनिक मतलब कल्पना और उल्टा, ऐसा नहीं होगा। यदि वो काल्पनिक है तो सीधा होगा, ये कॉम्बिनेशन बनता है। और यदि वो वास्तविक है तो कैसा होगा? वास्तविक होगा कोई चीज़ तो वो उल्टा होगा। ये चीज़ आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि वास्तविक है तो उसके साथ में उल्टा आएगा,
ये काल्पनिक है या आभासी है तो उसके साथ में सीधा आएगा। तो ये जो दर्पण होते हैं ना, दोनों दर्पण के जो तीनों दर्पण होते हैं उनका प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये दोनों में तो क्या होगा, सीधा बनेगा अवतल उत्तल। लेकिन जो समतल दर्पण होता है ना, उसमें आभासी भी रहता है लेकिन पार्श्व से उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये उल्टा रहता है लेकिन किनारे से, जैसे ये है तो दाहिना वाला बाएं तरफ दिखेगा, बाएं वाला दाएं तरफ दिखेगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे प्रश्न आपको क्या है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अब बताओ, अवतल से तो बड़ा बनता है, तो उत्तल से कैसा होगा? छोटा बनता है और आभासी बनेगा, आभासी के साथ में सीधा। बस यही आपका, यदि आपका प्रश्न आता है तो वस्तु छोटा होगा, वस्तु से आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, ये दर्पण है, लेंस नहीं है। फिर समतल दर्पण से वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी रहेगा, लेकिन कैसा होगा? यहाँ पे केवल उल्टा आ रहा है, पार्श्व उल्टा आ रहा है। ठीक है, बाकी सभी आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। अगला है कि किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा करना, इसका मतलब किस दर्पण का प्रयोग करोगे? अवतल दर्पण का यही करेक्ट हो जाता है। आभासी बनता है यहाँ भी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये दर्पण हो गया। अब लेंस में बात करते हैं कि जो अवतल लेंस होता है इसमें कई चीज़ें, कभी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, मतलब लेंस फोकस दूरी आप समझ रहे हो ना, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तब ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा बड़ा बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अवतल लेंस होता है इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी ही बनेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब, दर्पण नहीं, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। उत्तल लेंस ये वाला, ठीक है, ऐसे जो रहता है प्रतिबिंब हमेशा ये वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब यहाँ से ऐसे आता है ये, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। लेकिन यदि जो वस्तु है लेंस और फोकस दूरी के बीच में, फोकस के बीच में, लेंस और फोकस, ये लेंस रखा है, सॉरी, लेंस और फोकस के बीच में यदि है वस्तु, तभी ये क्या बनेगा? तभी आभासी बनेगा। लेंस की बात हो रही, दर्पण में तो तीनों में आभासी बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन जो अवतल जो बड़ा बनाता है ना, वो हमेशा आभासी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या वस्तु छोटी हो बड़ा दिखा रहा हो, क्या होगा? ये काल्पनिक होता है। ठीक है, इसी कंडीशन में आभासी होगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ये है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? सदैव वस्तु से छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होगा प्रतिबिंब, आभासी और पार्श्व उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद किसी ये आवर्धित, आभासी और सीधा किस में बनेगा? अवतल दर्पण में। अब लेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है, हमेशा आभासी होगा। लेकिन जो उत्तल लेंस है इसका वास्तविक होता है। लेकिन एक कंडीशन में उत्तल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कब? जब लेंस और फोकस के बीच में ये, मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु है, तब ये कैसा बनेगा? ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। ये लेंस की बात हो रही, दर्पण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा बताओ, आँख कैसा होता है? आँख बताओ, आँख क्या होता है? बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करता है? बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखता है। इसका मतलब कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ये कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की भांति आँख व्यवहार करता है। तो जाहिर सी बात है इसका भी प्रतिबिंब अभी हम लोग देखेंगे कि आँख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दर्पण और लेंस, ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पे ध्रुव की बात आ जाएगी, फोकस और फोकस के बीच में कहीं भी कोई वस्तु रहेगी वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच में यदि होगा तो जो उत्तल लेंस है ना, उसका जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनेगा, मतलब सामने नहीं। वो कैसा बनेगा? पीछे बनेगा। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक दो बार आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ जाके एग्जामिनेशन हॉल में आप गलत करके चले आओगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई लेंस के बारे में। अब देखते हैं प्रकाश। ये जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश आता है इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जो होता है इसमें 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। लेकिन 7 रंग कौन कौन से? विव ग्योर, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। विव ग्योर, ठीक, विव वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड की होती है, इसीलिए रेड जो है तरंग दैर्घ्य, मतलब एक चक्कर पूरा करने जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी ये, तो ये इसीलिए ठंडियों में जो संकेतक के रूप में या हवा जो
पानी वाले जहाज होते हैं वहाँ पे संकेतक के रूप में रेड कलर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वायलेट बैगनी कलर की सबसे कम। तो कभी कभी आपसे पूछता है विवग्योर में जो ये है ये कम है, ये कम से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए विवग्योर ना, ये पहला मतलब इसकी कम तरंग दैर्घ्य, ये बढ़ता जा रहा है। अब जिसका वर्ण विक्षेपण एक होता है, जो श्वेत प्रकाश जब हम इसको प्रिज्म पे करते हैं, ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे जब हम इस श्वेत प्रकाश को करते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से 7 रंगों में, तो जो सबसे नीचे वाला कलर रहता है ये बैगनी होता है, तो इसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा, देखिए एंगल ज़्यादा यहाँ घूम रहा है ना, तो इसका वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश जो है प्रिज्म पर किसी पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना जो इसमें विचलन होता है ना, सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसमें विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम विचलन होता है लाल कलर में और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी वाले में, ठीक। और तरंग दैर्घ्य ये वायलेट की कम, विवग्योर और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। अब ये बात होती है कि जो लाल, नीला, हरा, पीला, हम लोग मोस्टली 4 रंगों की बात करते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, है ना। तो ये जो 4 कलर होते हैं ये सब प्राथमिक रंग नहीं होते हैं। लाल, नीला और हरा, ये 3 ही प्राथमिक रंग होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपका प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला। पीला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जानिएगा। अब आइए कुछ चीज़ों पे अच्छा रंग में ही देख लेते हैं कौन कौन से कलर। जो प्रकाश का रंग है, देखिए लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। आप जान लो 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। पीला कभी मत कहना, ये प्राथमिक रंग नहीं होता है। अब प्रकाश का जो रंग निर्भर करता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। आपको मैंने बता दिया सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल कलर की होती है। मैंने आपको बताया विवग्योर यदि आप याद कर लिए, विवग्योर यदि आप याद कर लिए, ये बढ़ता हुआ क्रम है। रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चाल सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसकी चाल भी सबसे ज़्यादा अधिक होगी। आवृत्ति की बात किया जाए तो सबसे जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, तो इसकी वायलेट की आवृत्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। या विक्षेपण किसका होगा, विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग के अनुपात को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कैसा रंग मिलता है, सफ़ेद रंग मिल जाता है। मतलब ये जो प्राथमिक रंग है तीनों को यदि मिला दिया जाए सेम रेशियो में तो हमें सफ़ेद रंग मिल जाएगा। अब देखिए प्रिज्म पर से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन दिखाता है, आपको मैंने बता दिया। विवग्योर में सबसे ज़्यादा को पहले कौन आता है, वी आता, मतलब वायलेट बैगनी कलर आता है। सबसे ज़्यादा विचलन कौन दिखाता है, बैगनी रंग दिखाता है। सबसे कम कौन दिखाएगा, रेड दिखाएगा ना, आर दूर होता है। तो विचलन मतलब अपना रास्ता जो है ऐसे, अपना रास्ता जैसे इस तरीके से आ रही हैं तो अपना रास्ता ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये एंगल, तो ये विचलन दिखाता है, ओके। अब ये बात आती है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होता है, ठीक है। जो रंग वहाँ पे टकराया, जैसे मान लीजिए किसी, और वो रंग वहाँ पे अवशोषित नहीं हुआ, तो जो रंग वापस आकर के हमें दिखाई पड़ता है उसी कलर में वो वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखता है, वो काला दिखेगा, रहता है तो वास्तव में लाल, लेकिन जब हरा रहता है, लेकिन जब लाल प्रकाश यहाँ पड़ता है, लाल प्रकाश में हम देखते हैं इसको तो ये हमें ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाल और हरा को मिला देंगे कैसा रंग मिलेगा, काला रंग मिल जाएगा। उसके बाद आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं इसमें हम लोग। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ना कि जब ये प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ अवशोषित होता है, मतलब कौन इसको परावर्तित नहीं करता है। तो जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर, इसको कृष्ण पिंड बोला जाता है बहुत सारी जगह पे। तो जो ब्लैक कलर होता है ये प्रकाश को पूरी अवशोषित कर लेता है। और जो श्वेत प्रकाश है ना, जो श्वेत सफ़ेद है, ये सबसे अच्छा परावर्तक होता है। इसलिए गर्मियों में हमेशा ये प्रेफर किया जाता है सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनो। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनने से क्या होता है, प्रकाश जब यहाँ पे पड़ा तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे आपको गर्मी कम लगती है। लेकिन काला कपड़ा पहन लो, क्या होगा, ये जितना प्रकाश पड़ेगा अवशोषित कर लेगा आपका कपड़ा, और जब अवशोषित कर लेगा तो सोचो गर्म हो जाएगा, तो आपको खूब ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो सबसे अच्छा जो अवशोषक होता है वो ब्लैक कलर होता है, जिसको कृष्ण भी बोला जाता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण सांवले थे तो उसी से ये कृष्ण पिंड का यहाँ पे आता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं जाननी है। तो श्वेत रंग जो सफ़ेद होता है वो परावर्तित कर देता है और ब्लैक रंग क्या करता है, अवशोषित कर लेता है।
लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ परावर्तित और अवशोषित करने दो चीज़ों की बात हो रही है। जब ये किसी तल पर ये प्रकाश किसी भी धरातल पे पड़ता है ना, तो ये मान लो ये वायु है, ये वायु है, और ये मान लो पानी है या कांच है मान लीजिए। तो आप बताओ यदि आप कहीं जाते हो तो जो धनी या जो मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसके पास आपको झुकना पड़ेगा कि उससे दूर भागो, तो आप कहोगे उसके पास जाना पड़ेगा ना। तो जब ये विरल माध्यम हो गया, विरल और सघन से आप समझ रहे होगे घनत्व से संबंधित है। जो ज़्यादा पास पास वो सघन है और जो दूर दूर है वो क्या है, विरल है। तो यहाँ पे विरल माध्यम या सघन माध्यम, तो जब ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये मान लीजिए ऐसे कोई लंबवत रेखा, तो इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसके पास आ जाती है। और यदि ये सघन माध्यम मान लो पानी से या जो कांच है उससे, और ये वायु में जा रही है प्रकाश को, तो ये क्या होता है, सघन से क्या करता है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। अब बताओ ये शक्तिशाली सघन ये उसके पास जा रहा है, जो विरल है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये विरल के पास जाएगा, कम शक्तिशाली के पास, इससे दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ आप जान लो। कभी कभी ये पूछा जाता है कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, और ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जब यहाँ से ऐसे आया और अभिलंब की ओर झुक रहा है, मतलब अपने रास्ते को बदल दे रहा है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। और कुछ प्रकाश यहाँ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चले जाते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये अपवर्तन और परावर्तन दो चीज़ समझ में आ गया होगा कि यदि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास मतलब समीप आ जाती है, उससे दूर हट जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, देखिए इसको ऐसे सीधे आ जाना चाहिए, लेकिन या तो इसके पास आ जाती है या तो अपना रास्ता चेंज कर देती है, इसको अपवर्तन बोलते हैं। परावर्तन क्या होता है कि जब वो अपने उसी माध्यम में टकरा के वापस आ जाती है, परावर्तन की घटना हो गई। इसके बाद यदि किसी चीज़ से, जैसे ये किसी चीज़ से टकरा करके वो बिखर जाए तो ये क्या है, ये प्रकीर्णन होता है। क्या है ये, प्रकीर्णन। ये क्या है, प्रकीर्णन। अब आपको मैंने बताया कोई चीज़ किस कलर में दिखता है, जिस कलर को वो परावर्तित कर देती है, जिस कलर को, मान लीजिए कोई वस्तु है जिस, मान लीजिए लाल कलर को परावर्तित कर देगी तो आपको ये कलर, ये वस्तु किस रूप में दिखेगा, वो लाल में ही दिखेगा। यदि नीला कलर परावर्तित करेगी, उसको अवशोषित नहीं करेगी, तो ये वस्तु नीले ही दिखेगी। ठीक है, जिस कलर को कोई पिंड परावर्तित करेगा वो वस्तु, वो पिंड उसी रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ इतनी आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष में आप बताओ कोई माध्यम, कोई गैसीय पिंड, कोई गैस या कोई वाष्प या कुछ रहता है यहाँ पे अंतरिक्ष में, कोई गुरुत्वाकर्षण वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो अंतरिक्ष से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये जो आपको नीला दिखता ना प्रकाश, ये आकाश जो नीला आपको दिखता ना, क्यों, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल, यहाँ पे जलवाष्प, धूल मिट्टी के कण, बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं जो इसको क्या कर देती हैं, प्रकीर्णित कर देती हैं, इसको बिखरा देती हैं। ठीक है, तो ये जो नीला कलर है इसको ये परावर्तित कर देती हैं। तो ये जो नीला कलर, इसको जब परावर्तित करती हैं तो ये किस कलर में आ जाता है, जिसको बोलते हैं, कौन सी घटना, ये प्रकीर्णन की भी है, साथ ही साथ इसमें क्या है, परावर्तन भी हो रहा है। तो ये जब फैल जाती हैं तो मैंने बताया जिस चीज़ को परावर्तित कर देगी वो चीज़ वैसी ही दिखेगी। तो नीले कलर को जब ये परावर्तित कर देती हैं तो ये कैसा दिखता है, आसमान हमें नीला दिखता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा होता नहीं जो उसको, उसका विकिरणन करें ना, उसको छितराएं, स्कैटर्ड करें, उसको फैला दें, छितरा दें, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसलिए वो हमें कैसा दिखता है, काला दिखता है। तो अंतरिक्ष में जाएँ, वहाँ से हम यदि पृथ्वी को देखें या आसमान को देखें तो हमें आसमान काला दिखेगा। ठीक है, और जैसे रात में दिखता ना, सेम वही चीज़ ऐसे काला दिखेगा वहाँ से भी। यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें और आकाश को देखें तो भी वहाँ हमें कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। और
अब जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताया परावर्तित कर देती है, अब जैसे ही आपको परावर्तित की, यदि यहाँ से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको चकाचौंध कहाँ मिलती है। आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। चकाचौंध कहाँ से मिलता है? जब कोई चीज़ शीशे से रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए आता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई फोटो खींच रहा है ना। ये तरीका आप किए होंगे बचपन में, हम लोगों ने भी किया है। तो यहाँ पे चमक आती है रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आना मतलब कौन सी घटना? परावर्तन की घटना है। तो यदि कहीं भी चमक वाली चीज़ हो ना तो बस वहाँ कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। अब जैसे आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे जब गर्मी होती है ना तो आप बताओ, आपको जब ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो आप बैठोगे घर में? यदि आपके पास खूब पैसा हो, ज़्यादा एनर्जी हो तो आप बैठोगे नहीं, आप खेलोगे, भागोगे। तो ऐसे ही जब पृथ्वी के समीप यहाँ धरातल गर्मियों में गर्म होता है, या रेगिस्तान में हम लोग देखते हैं तो धरातल गर्म होता है, जो धरातल के समीप है वो वायु ज़्यादा गर्म होगी और उसके ऊपर वाली कम गर्म, उसके ऊपर कम गर्म और ठंडी ठंडी, ऐसे तो कई लेयर बन जाते हैं। तो आप बताइए एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब विरल से सघन माध्यम में जब जा रही है तो आप बताओ वहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से कई लेयर बन जाते हैं, तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। आंतरिक मतलब कई लेयर जब बन जाते हैं। ऐसे ही जो आपका हीरा होता है उसमें भी कई लेयर कई तरीके से कटा रहता है, तो उसमें कई लेयर बन जाते हैं, तो वहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके अलावा जो फाइबर ऑप्टिकल तार आपने देखा होगा, ये शीशे की तरह दिखता है, कांच की तरह एकदम से तारू होता है, ठीक है। तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे भी काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे हीरे का बोल दिया, हीरे का चमकना कैसी घटना है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। फाइबर ऑप्टिकल किसके आधार पर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरह काम करता है। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे वो काम करता है। उसके बाद यदि जो इंडोस्कोपी होता है ना, जो आंतरिक अंग होते हैं शरीर के, इंडोस्कोपी करने के लिए भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी घटना पे। इसके बाद सूर्य जब नीला दिखाई पड़ता है या सूर्यास्त के समय, अब बताओ नीला या लाल क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि वो प्रकिरणित करता है ना, छितरा देता है। तो ये क्या होगा? सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी ऐसा पूछे सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है उसके आसपास, या नीला आसमान क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय क्या होता? काला होता। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी थी ऑलरेडी। इसके अलावा जब बताया था आपको कल वाले उसमें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जाहिर सी बात है उसकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। यदि तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य क्या? दूरी ही तो होती है एक चक्कर पूरा करने में। यदि ये दूरी चेंज हो गई, इसका मतलब उसकी चाल भी बदल जाती है। क्या होगी? उसकी चाल बदल जाती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसकी तीव्रता, वेग मतलब चाल, और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो उसकी आवृत्ति होती है, मतलब एक सेकंड में वो जितना चक्कर पूरा करती है अपना, वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। आवृत्ति हर कलर की एकदम फिक्स रहती है, ठीक है। आवृत्ति चेंज नहीं होती, बल्कि तरंग दैर्घ्य चेंज होगी और उसकी चाल चेंज होगी, उसकी तीव्रता चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि प्रकाश निर्वात में खूब तेजी से चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो जाएगा सॉलिड में, उसकी चाल क्या होती है? प्रकाश की घटती चली जाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या हो गया? ये जहाँ चमक वाली होगी वहाँ परावर्तन की घटना होगी। इसके बाद जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यदि कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर, देखिए अपवर्तन में क्या होता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है ना, झुक जाता है या दूर हट जाता है। तो जहाँ पोजीशन चेंज की घटना आएगी वहाँ पे समझ लीजिएगा अपवर्तन की घटना हो रही है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं तो लगता है ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये तारों का टिमटिमाना, जल से भरे पात्र में सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखना, सिक्का नीचे रहता लेकिन लगता है ऊपर उठा हुआ है, ये भी क्या? प्रकाश का अपवर्तन। जल से भरे पात्र में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, वो भी क्या है? अपवर्तन। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना, ये भी क्या है? अपवर्तन। मतलब जहाँ जहाँ पोजीशन में आपको चेंजिंग का आपको दिखे वहाँ पे अपवर्तन की घटना। प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना, ये भी क्या है? अपवर्तन की घटना है। मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए उत्तल लेंस की बात, उत्तल लेंस पे हमेशा लेंस की बात काम करता है। उत्तल लेंस हमेशा जो है कैसा? ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि अपवर्तन जहाँ प्लेसमेंट मतलब जो उसकी स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन का ऐसा कुछ दिखेगा तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी। आँख को मैंने बताया था ये उत्तल लेंस की, देखिए आँख ऐसे ही तो रहती है आपकी, ये क्या है? उत्तल लेंस नहीं है। तो उत्तल लेंस की बात व्यवहार करती है, ये कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। उत्तल लेंस वास्तविक बनाता है केवल एक कंडीशन में, जब लेंस और फोकस के बीच में, फोकस केंद्र के बीच में जब वस्तु होती है तब ये कैसा बनाता? आभासी बनाता, नहीं तो वास्तविक बनाएगा। जो चीज़ वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, ये चीज़ आप जानो, और जो आभासी होगा वो आभासी वाला सीधा होगा, ठीक है।
दोनों चीज़ गलत गलत निगेटिव नहीं होगा, एक वास्तविक है तो ये उल्टा होगा, यदि ये आभासी है मतलब काल्पनिक है तो ये सीधा होगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बनता है दोनों का, मतलब दोनों का पेयर ऐसे बनता है। तो मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है, साथ ही साथ उल्टा होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि आंख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है, आइरिस ही जो प्रकाश है, कभी देखो जब ज़्यादा प्रकाश पड़ने लगता है तो हमारी आंखें ऐसे जो है हम लोग चौंधी आ जाती ना, उस टाइप का हम लोग बोलते हैं। तो आंखें हम लोग ऐसे करते हैं, कौन? आइरिस नियंत्रित करता है। और मनुष्य की आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, आइरिस उसके प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश हमें लेना है, कितना नहीं लेना है। और जो ये दृष्टिपटल है, जो रेटिना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद प्रकाश में एक ध्रुवण की घटना होती है। ये घटना क्या दिखाता है कि ये कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ, मतलब ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ये ध्रुवण दिखाता है, पोलराइजेशन। ओके, फॉर मोटर गाड़ियों में हेडलाइट चकाचौंध को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? पोलेरॉइड प्रयोग किया जाता है। क्या? पोलेरॉइड। चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3D फिल्मों में देखने के लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं? पोलेरॉइड। तो पोलेरॉइड जो कि एक ऐसा, इस समय आजकल 3D वाली मूवियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो ये फेमस है। ठीक है, तो पोलेरॉइड का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्मों को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं ना। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने एक दिया था जड़त्व का नियम। दो चीज़ गैलीलियो के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश के किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक हो गया अपवर्तन, और विवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ छोटा सा छेद कर दो तो प्रकाश ऐसे मुड़ करके इस छेद से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टकराएगा, मुड़ करके छेद से आ जाएगा। ये मुड़ने की जो घटना होती है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप जो बाहर, मतलब पृथ्वी से बाहर के जो ग्रह हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप। और जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर, मतलब पानी के बाहर से हमें देखना ऊपर क्या चल रहा है, उसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक यंत्र है पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान रहे होगे। तो ये सारा चीज़। अच्छा, जो आप दूरदर्शी देखते हो ना, अभिदृश्यक लेंस होता है। आप बताओ, ये जैसे मान लीजिए ग्रह है कोई, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, इसमें जो आप यही मान लीजिए टेलीस्कोप जो है, इसमें जो लगा होता है क्या करता है? इसके प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है ना। इसका मतलब यहाँ कौन सा लेंस यूज होगा? अवतल लेंस होगा कि उत्तल? तो आप बोलोगे अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस ही प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें प्रकाश के बारे में आपको जानना था। यहाँ पे आँख से संबंधित जो प्रश्न आ सकता था उसको भी मैंने बता दिया। ध्रुवण वगैरह, ध्रुवण ही बताता है कि जो प्रकाश है वो भी क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? एक ट्रांसवर्स तरंग है। और ट्रांसवर्स तरंग जो है आपको मैंने बताया था। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और जो ध्वनि होता है वो कैसा है? वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और ये जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग, और ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये कौन सिद्ध करता है? प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन। कई माध्यमों में इस तरीके से ऐसे छितरा जाता है ना, ये। तो ये क्या हो गया आपका? प्रकाश का ध्रुवण। ओके, इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब हम लोग थोड़ा उष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। यदि हम लोग उष्मा के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो उष्मा को क्या होती है? कैलोरी। उष्मा को मापने की इकाई क्या है? कैलोरी होती है। और ताप, टेम्परेचर, उष्मा अलग अलग चीज़ होता है। टेम्परेचर क्या होता है? इसको केल्विन में मापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और उष्मा। ओके, अब उष्मा को यदि हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान मतलब सेम। ठीक है, इसके बाद यदि शरीर का तापमान देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, और वैसे देखें तो ये क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके बाद 310 केल्विन। केल्विन पे कितना होता है? 310 होता है। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें आपको उतना नहीं जानना है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य तापमान, जो केल्विन पैमाना होता है, परम शून्य तापमान क्या होता है? 0 केल्विन होता है। रंगीन कपड़े जो होते हैं उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़ा क्या होता है? निम्नतम होता है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। उष्मा कहाँ से सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? जो श्वेत और चिकना, मतलब सफ़ेद और चिकना होगा, वो वहाँ से ज़्यादा परावर्तित होगी, वापस लौटेगी। लेकिन अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो इसका मतलब जो श्वेत और चिकना जो तल होता है, ये उष्मा का खराब अवशोषक
और अच्छा परावर्तक होता है। अवशोषण तो खराब होता है लेकिन परावर्तक अच्छा होता है, वापस ज़्यादा करता है। ठीक है, अब ये आप दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें देखते होगे। इसके बाद कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है वो कैसा होगा, काला होगा और खुरदरा होगा। ये सब चीज़ तो आप जान रहे हो। अब आप बताओ धूप से बचने के लिए आप कैसा कपड़ा पहनोगे, सफ़ेद कपड़ा पहनोगे। और छाते में ये अच्छा धूप से बचने के लिए ऊपर सफ़ेद कर दो तो यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, ठंडी नहीं लगेगी, वो सॉरी गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। और इसको ब्लैक रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से भी वायु इसको पार करके नहीं जाएगी, ये जितना रहेगा उतना ही मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो नीचे काला ऊपर सफ़ेद। काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है लेकिन उत्सर्जन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, मतलब अवशोषित भी कर लेगा। इसलिए रेगिस्तान हमेशा क्या होता है, ये जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। रेगिस्तान में ये चले जाओ, जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे ये गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए कुछ चीज़ों पे और हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये जो उष्मा जो चलती है ना, उष्मा आपने छड़ देखा होगा, कोई छड़ यहाँ पे गर्म करो और फिर धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाता है। जैसे चम्मच लो, चम्मच को यहाँ गैस पे आगे रख दो, उसका अगला वाला हिस्सा, और देखोगे आपके हाथ पे यहाँ भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ये हम लोग आरती करते हैं ना तो थाली पकड़े रहते हैं, यहाँ जलता है लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी जलने लगता है। तो ये प्रकार से उष्मा जो है, इसी को उष्मा की सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा की सुचालक। ठीक है, तो उष्मा की सुचालक जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं वही देखते हैं किस प्रकार से। तो ये जो धातुओं में होता है ना, ये जो कंडक्शन जिसको चालन बोलते हैं, यदि धातु में ऐसा हो रहा है उष्मा का चालन, उष्मा यहाँ थी, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पहुँच गई इस वाले सिरे पे, ये कंडक्शन हुआ। ठीक है, कंडक्शन। उसके बाद ये उष्मा का चालन कहलाता है। उसके बाद जो उष्मा जो संचरित होती तीन, एक तो यहाँ से, दूसरा जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे कोई चीज़ गर्म करो, जैसे यहाँ पे आग जलाओ तो उसके आसपास भी गर्मी पहुँच जाती है। एक रूम में आग जला दो या हीटर जला दो, फिर धीरे धीरे उस रूम में भी फैल जाता है। ये क्या है, ये संवहन है। ये क्या है, ये संवहन है। ये क्या है, संवहन है। ठीक है, तो गैसों और द्रव में कैसा होता है, संवहन होता है। और एक इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, जैसे हवा ना, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन तरंग ये होती है। ठीक है, कन्वेक्शन विधि। इसके बाद जैसे जो सूर्य है, जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, यदि कोई माध्यम ही ना हो तब वहाँ से कैसे आती है, तो वहाँ पे रेडिएशन आता है। रेडिएशन जिसको विकिरण बोलते हैं, जैसे प्रकाश है, सूर्य की जो उष्मा है वो क्या है, रेडिएशन है ना, विकिरण माध्यम से आती है। क्योंकि वहाँ पे तो कोई वायु या द्रव ऐसा कुछ तो होता नहीं, लेकिन वो यहाँ पहुँच जाती है उष्मा को। मतलब सूर्य के जो टेम्परेचर है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, उस 6000 डिग्री सेल्सियस को कुछ उष्मा यहाँ पे पृथ्वी पर पहुँचती है। तो उष्मा यहाँ से पृथ्वी पर पहुँच गई, ये जो इस तरीके से उष्मा वहाँ से यहाँ आ रही है, जो संवहन हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। मतलब विकिरण विधि के माध्यम से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ये तीन माध्यम से होता है, जिसको बोलते हैं एक कंडक्शन, ये कंडक्शन बोले, जिसको बोलते हैं चालन। फिर संवहन क्या होता है, जैसे हवा में, रूम में एक जगह हीटर जलाते हैं पूरे रूम में, मतलब गैस के माध्यम से, द्रव के माध्यम से वो संवहन। और जो विकिरण होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा जैसे सूर्य से पृथ्वी तक जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण माध्यम से होता है। गैसों और द्रव में हो संवहन, और जो ठोसों में होता है वो चालन। जो ठोस में होगा वो हमेशा चालन, कंडक्शन विधि से होगा। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जल की जो विशिष्ट उष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट उष्मा क्या होती है कि किसी भी चीज़ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो जल के सापेक्ष में 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम यदि कोई चीज़ है द्रव, 1 ग्राम यदि पानी ले लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जाहिर सी बात हमें 1 कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। जल की विशिष्ट उष्मा सभी गैसों द्रवों से सबसे अधिक होती है। जल की ही विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए जल को यदि हम गर्म कर दें और सारी चीज़ें, जैसे लोहे को गर्म कर दें, थोड़ी देर बाद लोहा ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा होगा। लेकिन पानी जो है इसको गर्म करने में भी समय लगेगा और इसको ठंडा होने में भी समय लगता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्रायोजेनिक जो संबंध होता है ये निम्न ताप से, लो टेम्परेचर से संबंधित है क्रायोजेनिक। ठीक है, लो टेम्परेचर। ओके, बैड कंडक्टर क्या होते हैं, लकड़ी वकड़ी क्या होता है, लकड़ी ऊन क्या है, बैड कंडक्टर है ना। इसमें उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन नहीं होता है अच्छे से। ठीक है, इसलिए लकड़ी वगैरह को
हम लोग क्या करते हैं, बैड कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। उष्मा का जो ठोस है उसमें उष्मा का संचरण कैसे होता है, चालन द्वारा होता है। बाकी सेल्सियस पैमाना 273 और जोड़ दो तो वो आपका क्या मिल जाता है, केल्विन, और डिग्री सेल्सियस पैमाने में अंतर कितने का होता है, 273 केल्विन। ठीक है। अब ऐसे पदार्थ जिनमें परिस्थिति जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है और विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं, उनको अतिचालक बोलते हैं। ठीक है। ओके 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 ओके। इसके बाद बर्फ से संबंधित एक क्वेश्चन। ओके दोस्तों, जो आपका ये बर्फ से संबंधित कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आइए बर्फ से संबंधित और जल से संबंधित कुछ चीज़ें जान ले। तो गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा किसकी अधिक होती है, तो वो होती है पानी की। पानी की गुप्त उष्मा क्या होती है, समझ गए आप। जैसे बर्फ है, बर्फ को पिघलने के लिए जितनी न्यूनतम आपको उष्मा चाहिए उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा इसको यदि कोई चीज़ है द्रव, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी कैलोरी उष्मा चाहिए वो उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। इसके बाद यदि बर्फ़ को हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने का पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ बनने पर इसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बर्फ़ बनने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यदि आयतन ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्थान घेर रहा है, यदि ज़्यादा स्थान घेर रहा है तो यदि उसके अणु जो हैं, जल तो वही है, उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है। मतलब इनका घनत्व क्या है, कम होगा। घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब यदि ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं इसका मतलब ये ज़्यादा दूर दूर खड़े हैं, मतलब ये क्या है, घनत्व क्या है इनका, कम है। यदि ये पास पास है अणु तो इनका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये स्थान क्या होगा, कम घेरेंगे ना, कम स्थान घेरेंगे, मतलब इनका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो ये ज़्यादा ये कम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, घनत्व और आयतन। यदि आयतन ज़्यादा है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। यदि सेम वही होना चाहिए। ठीक है, कि 1 kg का ही कोई चीज़ हो, यदि उसका आयतन ज़्यादा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है। सेम यही चीज़ हम लोग देखते हैं पानी के उसमें, कि जब बर्फ़ आपका पिघलता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, इसके अणु पास पास आ जाते हैं। घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका घट जाएगा। और जब फिर ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर इसका क्या होता है, घनत्व इसका क्या हो जाता है, फिर ये घनत्व घट जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, यदि किसी भी द्रव को यदि हम गर्म करें, उष्मा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा। जैसे जल को गर्म करने पे वाष्प बन जाता है, गैस में बदल गया। ठीक है। तो ये जो जिस डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है इसको बोलते हैं इसका क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो 100 डिग्री, जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और गलनांक क्या होता है, उसको गलने के लिए जितना चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसका गलनांक। यदि इसमें हम लोग कोई अशुद्धि मिला दें तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है ना, जिस पे ये गैस में बदल जाता है, ये क्वथनांक इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गैस में बदल जाता था, यदि नमक मिला दें तब ये मान लीजिए 102 या 103, मतलब ये बढ़ जाएगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये बढ़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। पहला कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के द्वारा उत्पन्न की गई जलन से ज़्यादा गंभीर होती है। मतलब भाप से जो जलता है वो ज़्यादा, क्यों, क्योंकि जो वाष्प की द्वारा उष्मा जो होती है उसकी गुप्त उष्मा वो अधिक होती है। गुप्त उष्मा क्या होती है, वाष्प की अधिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा उष्मा ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आपको जलन लगेगा। ठीक है। तेज हवा रात्रि में, ये तो वाष्पीकरण से। अब आपका ये है, यहाँ पे प्रश्न था, अच्छा ये है कि जल किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता तो उसके आयतन में क्या होता है, तो उसका आयतन देखो, पहले जब घनत्व अधिक होगा, पास हो जाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, पहले कम होगा, उसके बाद उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद एक प्रश्न ये है कि पानी में कहाँ गया, जब बर्फ़ पिघलती तब क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो आप बताओ, उसका घनत्व अधिक होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक, मतलब पास इसका आयतन क्या हुआ, कम नहीं हो गया, तो उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, उसके अणु दूर दूर चले जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तब उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और जो उसका हिमांक बिंदु, मतलब जिस पे वो ठंडा होता है बर्फ़, तो वो घट जाता है। मतलब ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ यदि ठंडी, मतलब बर्फ़ में बदलता पानी, वही फिर वो और मतलब 4 या 5 डिग्री सेल्सियस पे ही वो
बर्फ़ में बदल जाएगा, या उसमें नमक मिला दें, ठीक है। लेकिन वो गैस में बदलेगी, जो वाष्प बनती थी वो अब बढ़ जाएगा। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदल जाता था, उसको अब 102 या 103 104 ऐसे लगेगा, ठीक है। मतलब बढ़ जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब ये जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब पहाड़ पे जब जाते हैं, प्रेशर कुकर में जब खाना पकाते हैं, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है, ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब घट जाती है। जब दाब घट जाती है तो इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब जो ये गर्म होता है ना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी, वो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा उष्मा लेती है, इसलिए दाल ठीक से नहीं पकता है, ठीक है। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक सॉरी घट जाता है, नहीं क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है कि उसको ज़्यादा उष्मा की ज़रूरत होती है, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया आप जानते हो, पानी जो है वाष्प बन के जाता है, ये वाष्पीकरण। और यही पानी जो गैस के रूप में वहाँ पे उपस्थित होता है वायुमंडल में, वही आर्द्रता कहलाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये वन लाइनर टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़िएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये उष्मा और आपका जो ये मतलब प्रकाश, ये आपका ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको बताऊं गति, जिसमें आपको न्यूटन का लॉ पहले ही भी मैंने बता दिया है। इसमें अभी गुरुत्वाकर्षण, फिर उसके बाद जो है पृष्ठ तनाव, दाब, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके पलायन वेग वगैरह आएगा। उसके बाद जो है आपका चुंबकत्व आएगा और धारा आएगा। तो ये मेन ये टॉपिक थे, ये लगभग कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका 11, 12 और 13 ये जो आपका टेस्ट सीरीज है वो चलेगा। उसके बाद फिर आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैं भी जल्दी इस तरीके से आपका करूँगा, और आप अपना काम करते रहिए। 3 साल का आप डेली रिवीजन करिए ईमानदारी के साथ में। 6 जो मॉडल सेट दिए हैं 6 डेली करिए। उसके बाद आप साइंस का जो यहाँ पे सुरेश्वर सर ने जो पढ़ा रखा है उसको आप देखिए, पूरी क्लास को अच्छे से, ये सब जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।